Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत बहुत सारे स्टूडेंट्स को है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम में से हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आती है, हम हमारे आसपास कई ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। तो हमें ये देखना होगा कि किन पॉइंट्स की कमी रह जाती है, क्या ऐसी कमियां रह जाती है जो उनको थोड़ा सा पीछे खड़ा कर देती है और उनको उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करने देती। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम ऐसे किन पॉइंट्स का ध्यान रखें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हम हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट में जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसको ईजीली क्रैक कर ले। जो फर्स्ट पॉइंट हम में से हर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आप में उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का जुनून ज़रूर होना चाहिए। अगर आप दिल से ये नहीं चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर लें तो आप वो एग्ज़ाम कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि उस एग्ज़ाम को आपको क्यों क्रैक करना है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के पीछे के आपके रीजंस क्या है, क्यों आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की ज़रूरत है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको फुल डिवोटी होना पड़ेगा, आपको फुल हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है जो आपकी सोशल गैदरिंग्स होती है, फ्रेंड से मिलना जुलना होता है, थोड़ी देर में बाहर जाना होता है, हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़े। तो अगर आप इन सब चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं, यानी कि आपके अंदर अगर जुनून है, तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती एक राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो तिनका तिनका उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इस मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ही इस फील्ड में आइए, नहीं तो इस फील्ड से दूर रहिए। क्योंकि ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क मांगती है, आपका टाइम मांगती है। सेकेंड चीज़ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए होती है वो है सिलेबस। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उस सिलेबस को देखिए, उसके वीक पॉइंट्स देखिए, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखिए। वीक या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन उसमें ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। ये देखिए कि सिलेबस में डिमांड की गई है, किस चीज़ की डिमांड की गई है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है, किस टॉपिक से ज़्यादा चीज़ें आने की संभावना है। ये आपको एनालाइज करना होगा। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि किस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करने की ज़रूरत है। और कुल मिला के आपको अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले और जब आप पढ़ने बैठें तो आप भटक ना जाए। आपको पता हो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक को छोड़ना है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। अगर आपका सिलेबस बिल्कुल डिटेल्ड से दे रखा है तो उसमें डेफिनेटली लिखा होगा कि किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप उसका सिलेबस निकालिए और उसको अच्छे से डिस्कस कीजिए। चाहे तो आप अपने टीचर्स या फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, और ये थोड़ी फर्स्ट पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं कि एक्चुअली
सिलेबस में दिया हुआ है तो वो कैसे पूछा जाएगा। तो आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके कम से कम 8 से 10 ऐसे MCQ पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लीजिए और उनको देखिए, उनको एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है, कौन से वैसे ऐसे टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस एंड उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको एक आइडिया मिले, एक डायरेक्शन मिले उस एग्ज़ाम की तैयारी करने में। थर्ड चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो है प्लानिंग। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले जो एक प्रेशर डेवलप होता है वो इसलिए डेवलप होता है, एग्ज़ाम के दिन हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि हमने वो सिलेबस को पूरा नहीं किया होता, जो सिलेबस दे रखा है उसको हमने पूरा पढ़ा नहीं होता। जब आप किसी चीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहले अपना जब आप सिलेबस निकाल लें, अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने दिनों में आपको उस सिलेबस को कवर करना है। ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने दिनों में आपको टॉपिक्स को कवर करना है, और प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग करने से आपकी चीज़ें डिवाइडेड होंगी और आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है। जब आप इस प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपनी पूरी पढ़ाई कर लेंगे, अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, तो आपका प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो जो भी टाइम आपके पास है उसमें आपके सिलेबस के सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए। अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक को कितना ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है। तो उसी हिसाब से अपने डेज को, अपने घंटों को डिवाइड कीजिए और हर चीज़ को जो टाइम आप देना चाहते हैं वो दीजिए। मेरी मानिए, अगर आप प्लानिंग करेंगे ना तो आपका सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो वो सिलेबस आपका कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है, अपना एक चार्ट बनाना है कि ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो टाइम है जो मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप पढ़ते कैसे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं, टीचर्स से पढ़ते हैं। नहीं तो जो स्टूडेंट्स कोचिंग्स नहीं ले पाते वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन सब चीज़ों की तैयारी करवा रहे हैं। नाउ इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कोचिंग प्रेफर करते हैं या फिर घर पे से ही यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दें। दोनों ही केसेस में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि जो आप पढ़ रहे हैं, या तो आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है। समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद ये है कि जब आप ये डिसाइड कर लें कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, इसके बाद सेल्फ स्टडी को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग में जो नोट्स बनवाए जाते हैं या फिर आप खुद के भी जो नोट्स बना रहे हैं, उनको सिर्फ लिख के और रखने से कुछ भी नहीं होगा। उनको अपने माइंड में हमें बिठाना पड़ेगा, तभी वो एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग के बाद या फिर जो भी वीडियोस वगैरह आप, या फिर जो भी ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, तो जो भी कोर्स आप ले रहे हैं उसके बाद आपको कम से कम 3-4 घंटे तो ऐसे निकालने ही चाहिए जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी करें और जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप अपने दिमाग में बिठाएं। क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाएंगे, तो याद कब करेंगे। इसलिए हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट गोल वही है। तो हमें याद करने के लिए थोड़ा सा टाइम कोचिंग या फिर जो क्लासेस हमारी हो रही हैं उसके अलावा निकालना ज़रूरी है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि कोचिंग के बाद या जो भी क्लासेस आप ले रहे हैं के बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ज़रूर निकालें। सेल्फ स्टडी में भी आपने जो प्लानिंग कर रखी है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं।
डिवाइड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको कैसे कैसे याद करनी है। तो ये सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन चीज़ों को जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको हमें सिर्फ लिख के रखना नहीं है, उनको हमें याद करना ज़रूरी है। सिर्फ याद ही नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद तो हमें मॉक टेस्ट वगैरह, रिविजन्स, MCQ सॉल्व सब करने हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम से आने तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं, वो ये कि वो बहुत सारे सोर्सेज को प्रेफर कर लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर आज हमारा कोई फ्रेंड एक बुक लेके आता है तो हम भी वो बुक ले आते हैं, फिर कल दूसरा फ्रेंड जब कोई दूसरी बुक लेके आता है तो हम वापस वो दूसरी बुक ले आते हैं। ऐसे करके करके हम बुक्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, हम उनको नहीं पढ़ पाते। ये सच्चाई है कि हम सारी बुक्स को नहीं पढ़ पाते। आपको 3 बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बुक लीजिए और उसको 3 टाइम्स रिवीजन कीजिए। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम उसमें क्लियर हो जाएगा। अब वो बुक आप अच्छे सोर्सेज से कलेक्ट कीजिए। बुक आप खरीद रहे हैं उसको आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी बुक है जो बेस्ट है, कौन सी ऐसी बुक है जिसमें आपको बेस्ट कंटेंट मिल सकता है। तो ऐसी 1-2 बुक्स आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाएंगे और अल्टीमेटली जो आप एक चीज़ पढ़ सकते थे आप उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप अपनी NCERT बुक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब हम NCERT बुक्स को कवर कर लेते हैं तो वो हमारा एक बेस क्रिएट कर देती है। जब आपका बेस क्रिएट हो जाता है तो आप अपने टीचर से पूछ के कोई से भी अच्छी बुक्स ला सकते हैं, और कोई से भी अच्छे जो वो लोग प्रेफर कर रहे हैं, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो आप ला सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। जब आपका ऑलरेडी NCERT का बेस बन गया है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसके नोट्स को पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा 1-2 बुक्स जो आपने प्रेफर की है, दे आर सफिशिएंट। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने सोर्सेस कम से कम रखें, और ये 3 चीज़ें NCERT का बेस बनाइए, अपनी NCERT बुक्स को अच्छे से पढ़िए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, यानी कि जो आपके नोट्स आप बना रहे हैं वो पढ़िए, और जो 1-2 बुक्स आपने सॉल्व ली हैं, जो भी टीचर्स ने आपको सजेस्ट करी हैं, वो पढ़िए। ये मोर देन सफिशिएंट है, इनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है करंट अफेयर्स। आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का जो रोल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे देता है, और बाकी लोगों से अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे ज़रूर खड़ा कर देगा। इसलिए अपने करंट अफेयर्स को कवर करना मत भूलिए, और करंट अफेयर्स को कवर करने का एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा, यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, जहाँ पे मैंने फुल डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर आप अपने आप से दिन भर ही कहते रहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो सकता, मैं इस एग्ज़ाम को तो पास ही नहीं कर सकता, तो मेरी मानिए वही सिग्नल्स आपके ब्रेन में जाएंगे, वही सिग्नल्स आपकी पूरी बॉडी में होंगे, और जब आप अपनी बॉडी से खुद ही कह रहे हैं कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊँगा, तो आप उस एग्ज़ाम को कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए कि जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगा या करूँगी। मैं अपना 100% एफर्ट इस एग्ज़ाम के लिए डालूंगी, और जो मुझसे हो सकेगा वो करूंगी। देखिएगा जब आप अपने आप से कहेंगे तो आपको अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बस यही कहूँगी कि अपनी जो मंजिल है ना, उसको आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए, इधर उधर की चीज़ों में मत भटकिए, क्योंकि ये जो हमारा टाइम होता है ये एक हमारे करियर बनाने का टाइम होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन का जो टाइम होता है। तो इस टाइम को बेवजह इधर उधर वेस्ट ना जाने दीजिए और अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे ना तो आपकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और चीज़ें ईजीली सॉर्ट हो जाएंगी। कहते हैं ना कि निगाहों में मंजिल साफ थी,
बार बार गिरे और वापस गिरकर खड़े हुए। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो अपना बेस्ट हर जगह दीजिए और आई होप कि इस वीडियो ने आपकी मदद ज़रूर की होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।